हेलो फ्रेंड, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड प्रश्नों को बताया। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप को आज टाइप 6 को देखते हैं। इसमें देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रूट है, रूट के अंतर्गत रूट है और यह रूट जो है कहाँ तक, इनफाइनाइट, मतलब ये टर्म जो है इनफाइनाइट तक गया हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि रूट के अंदर रूट हो और ऐसा प्रोसेस, ऐसा टर्म इनफाइनाइट मतलब कि अनंत बार गया हो, 10 बार, 20 बार, 100 बार, कितना बार कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब इनफाइनाइट मतलब अनंत बार। ठीक है, तो ऐसा हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न है और इसमें हम लोग ट्रिक को फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग एक ट्रिक को फॉलो करते हैं और हम लोग इजीली बना लेते हैं। बाद में हम इसका एक प्रोसेस भी देखेंगे कि प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, क्योंकि ट्रिक से सभी प्रश्न ऐसा नहीं बनता है। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रश्न अगर रहेगा तो हर प्रश्न पर ये जो अभी ट्रिक बताऊंगा ये फॉलो लागू नहीं होगा। तो ट्रिक किस में लागू होगा? तो ट्रिक केवल उसमें लागू होगा जब यहां पर जो डिजिट हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो डिजिट हो, जैसे कि यहां पर 12 है और 12 को हम लोग दो फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 into 4। ठीक है, वैसा दो करीबी गुणनखंड में ऑलवेज तोड़ना है जिसका डिफरेंस जो है ठीक है 1 आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे दो करीबी गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में, मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ पर 15 प्लस 15 प्लस 15 और ये अगर इनफाइनाइट तक होता तो यहां पर इसको तोड़ते तो 3 into 5 में टूटता। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो भी हम ट्रिक बताएंगे वो फॉलो नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। तो ये ट्रिक केवल उसमें लागू होगा जहां पर तोड़ने पर, फैक्टर में, गुणनखंड में तोड़ने पर दोनों गुणनखंड का डिफरेंस केवल 1 आना चाहिए। जनरली परीक्षा में 100 में 95 बार अगर इस तरह टाइप का प्रश्न पूछेगा, 95 क्या 98 बार, 99 बार अगर प्रश्न पूछेगा तो ऑलवेज ऐसा ही यहां पर डिजिट देगा जिसको फैक्टर गुणनखंड करने पर डिफरेंस केवल 1 आएगा। लेकिन कभी कभी 1-2 बार वैसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे गुणनखंड करने पर कॉमन डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो यहां पे हम लोग को प्रोसेस से देखना पड़ेगा या दूसरे ट्रिक से देखना पड़ेगा। तो ध्यान देखना है कि इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब बीच में, ठीक है, जब याद रखना है कि साइन जब पॉजिटिव हो तो फैक्टर का, ठीक है, ऑलवेज बड़ा मान मेरा आंसर होगा। ध्यान रखना है कि फैक्टर का बड़ा मान, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो ये होगा, 4 होगा। लेकिन जब साइन आपका बीच में, इस क्वेश्चन में साइन आपका निगेटिव हो, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें, इसको जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहां पर हम लोग 11 into 10, इसका डिफरेंस 110 आता है। तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर भी बिल्कुल डिफरेंस दोनों का एक ही आएगा, है ना। लेकिन चूंकि चिन्ह मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो मेरा है वह छोटा माना मेरा आंसर होगा। यानी यहां पर फैक्टर हम करेंगे कितना, 11 into 10, तो मेरा आंसर जो होगा वो 10 होगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन जब आप इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 into 6 करने पर आएगा 30 और दोनों का डिफरेंस भी चूंकि 1 है, चूंकि बीच में प्लस है, तो मेरा बड़ा मान यानी कि कितना हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे? तो पहले इसका एक हम प्रोसेस देख लेंगे, प्रोसेस से जैसे ही आएंगे तो हम इसको हल कर सकते हैं। ओके, तो हम आपको जस्ट प्रोसेस बताते हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। जैसा कि अब वही क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसको आप फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका यहां पर फैक्टर में तोड़ेंगे तो आपका 1 into 3, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस 1 जो है वो नहीं आ रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, आप क्या करेंगे कि इस टोटल टर्म को हम लोग सपोज कीजिए मान ले x, इस टोटल टर्म को क्या कर लिए, x मान लिए, है ना। तो अब हम लोग दोनों और स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो जैसे ही दोनों ओर हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, जैसे ही दोनों ओर हम लोग स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो इधर से ऊपर से एक रूट हट जाएगा। तो जैसे ही रूट, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां सपोज कीजिए रूट 5 बराबर x है और दोनों ओर करेंगे तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर मेरा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इधर रूट हटाएंगे तो फिर बिल्कुल इधर स्क्वायर होगा। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी फॉलो करना है कि जैसे ही हम लोग स्क्वायर यहां पर करेंगे तो एक मेरा 12 बाहर निकल जाएगा रूट से और फिर बाकी यह टर्म कितना इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं यह प्रोसेस कितनी बार रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। कहां तक गया यह प्रोसेस मेरा, यह प्रोसेस गया मेरा इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इतना बराबर क्या होगा, इधर वर्ग किए तो एक्स स्क्वायर हो गया। अभी आप देखिए इसका वैल्यू क्या माने थे, इसका वैल्यू x माने थे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 12 और इसका टोटल का वैल्यू x माने थे, तो मान पुट कर दिए x का, जो किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे ही x को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -x, 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -12 बराबर 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। जैसे ही हल करेंगे तो हमको तोड़ना है किसमें, ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -4x + 3x - 12। अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो इन दोनों से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहां पर मेरा बचेगा x, यहां पर बचेगा -4। उसी प्रकार यहां से हम लोग क्या करेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो फिर मेरा x - 4 बराबर 0। अब यहां से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इजली, एक वैल्यू इन दोनों से आएगा x का वैल्यू -3 और दूसरा जो है x का वैल्यू 4 आएगा। तो निगेटिव में मेरा आंसर नहीं होता है, इसलिए मेरा मान कितना 4 आ जाएगा। निगेटिव वाला कभी भी इसमें आंसर नहीं होता है। तो आपको वही बताया थे हम लोग कि इसको क्या करना है फैक्टर में, तो 3 × 4 को मल्टीपल करने पर 12 आएगा, चूंकि बीच में प्लस था तो बड़ा मान मेरा 4 आएगा। तो इतना लंबा आपको करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूट जाता है तो हल करना आसान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम लोग प्रोसेस से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं टूटेगा, तो फिर मेरा और ज्यादा लंबा जाएगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है, हम इसको भी इतना बराबर क्या करेंगे, x मानेंगे और फिर हम लोग दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहां से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो मेरा 3 प्लस इतना हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया, बराबर कितना इधर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू आप क्या माने, यहाँ पर x माने हैं, तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना, x बराबर कितना x स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे x स्क्वायर -x -3 बराबर कितना 0। अब देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटा, लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वैसा दुनिया में कौन सा दो संख्या जिसको घटाने या जोड़ने पर x आ जाए और गुना करने पर 3x आ जाए, तो कोई वैसा आपको नंबर नहीं आएगा। तब आप लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, आप उसी को फॉलो करेंगे। क्या होगा वो फॉर्मूला, तो -b ± √4² -4ac बाय कितना 2a। आप इस फार्मूला को यहाँ फॉलो करेंगे और इस फार्मूला से आप निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका a है, ये b है, ये आपका c है, तो b का वैल्यू कितना आप यहाँ पुट करेंगे -1, फिर प्लस माइनस √b का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना है 1 है, तो 1, और फिर c का वैल्यू कितना -3। तो आप जैसे ही पुट करेंगे और फिर 2 × 1, तो यहाँ पर मेरा ये प्लस में बदल जाएगा और फिर प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस कितना 12/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 ± √13 बाय कितना 2। अब देखिए √13 का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो शायद 3.6 के आसपास होता है, तो 1 प्लस, चूंकि निगेटिव में आंसर नहीं आता इसलिए निगेटिव वाला नहीं लेंगे,
3.6/2 यानी 4.6/2 यानी लगभग जो है अप्रॉक्स आपका ये इतना वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। तो इतना लंबा करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी रहे जिसको आप फैक्टर के रूप में तोड़े और जिसको फैक्टर के रूप में यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद अगर कॉमन डिफरेंस एक नहीं आए तो सिंपली आप यहां पर एक ट्रिक को फॉलो कर लेंगे। वहां पर बस ध्यान रखना है कि अगर साइन पॉजिटिव हो और जिसका डिफरेंस एक नहीं आता हो तो वहां पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपली बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, √4x, ठीक है, √4x + 1 और फिर /2 प्लस आपका यहां बाहर में आप फिर से इसको कर लीजिएगा 1। ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको पुट कर सकते थे। जैसे यहाँ x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 3 था, तो 3 को जैसे ही आप पुट करते तो कितना हो जाता आपका आंसर यहाँ पर देखिए, ठीक है, हो जाता 12, 4 × 3 12 और 12 और 1 कितना 13, तो 13 हो जाता और फिर +1 यानी फिर यही वैल्यू आता और आप इसको हल कर सकते थे। लेकिन जब साइन निगेटिव हो तो लास्ट में यहाँ पर आप घटा लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन अभी जस्ट लेंगे, इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए बिल्कुल आपका कुछ प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको फैक्टर गुणनखंड के रूप में तोड़ने का कोशिश करेंगे तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56 को 8 × 7 यानी बिल्कुल इसका डिफरेंस चूंकि 1 आता है तो चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, निगेटिव साइन है, साइन निगेटिव है ना, मेरा यहाँ साइन क्या है, साइन जो है मेरा वो निगेटिव है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा छोटा मान 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आप 2 को फैक्टर के रूप में तोड़े तो यहाँ हम 2 बराबर लिख सकते हैं 1 × 2, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए साइन चूंकि पॉजिटिव है, यहाँ मेरा साइन क्या है पॉजिटिव है, इसलिए बड़ा वाला मान मेरा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ वैल्यू 5 है तो आप फैक्टर के रूप में तोड़ने का कोशिश करें तो सीधे 5 को हम लोग 1 × 5 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक को यूज कर लेंगे। ट्रिक क्या था मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रिक मेरा था √4x + 1/2 और फिर यहाँ पे +1। x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू होगा 20 है ना, और कितना 4 × 5 कितना 20, ठीक है, +1 और फिर +1/2 यानी यहां पर इसको जैसे ही हल करेंगे तो √21 + 1/2। अब आपको √21 का मान तो याद होगा नहीं, वो ऑलवेज क्वेश्चन में ऐसे प्रश्नों में दिया हुआ रहेगा कि √21 का वैल्यू क्या होता है, नहीं तो फिर आप अप्रॉक्स वैल्यू भी पता है कि 16 का 4 होता है और उसके बाद 5 यानी 4 और 5 के बीच में होगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू भी आप रख के उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, दशमलव में भी आंसर हो सकता है, ओके, ठीक है। तो आप इजिली ध्यान रखिएगा, इस रूप में भी आंसर हो सकता है और कभी कभी √21 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप उस वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू हल भी कर सकते हैं। जब भी दशमलव में अगर आंसर होगा तो √21 का वैल्यू दिया हुआ होगा, क्योंकि पता है कि बच्चों को उतना तक का वैल्यू जनरली हम लोग टीचर लोग बताते हैं कि आप लोग √10 तक का ही मान याद रखें, ठीक है। तो √21 का वैल्यू वहां दिया हुआ रहेगा, हम उसको पुट करके हल कर लेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ओके। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप में आते हैं, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप 7, देखिए थोड़ा थोड़ा का ही डिफरेंस है। टाइप 6 में क्या था कि बीच में आपका प्लस और माइनस का चिन्ह था, ठीक है। यहां पर सभी जगह मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, टर्म इनफाइनाइट तक जाएगा। और टाइप 8 में जो है टर्म इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, बीच में तो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा लेकिन इनफाइनाइट नहीं जाएगा, एक डिफिनिट टर्म, कहीं ऐसा 4 टर्म जाएगा, कहीं ऐसा 4 टर्म जाएगा, कहीं ऐसा 5 टर्म जाएगा, कहीं 3 टर्म ही जाएगा। तो बस इतना ही का डिफरेंस है। यानी टाइप 6 में आपको ध्यान रखना है कि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होगा, टाइप 7 में ध्यान रखना है कि बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा लेकिन टर्म इनफाइनाइट तक जाएगा। और टाइप 8 में आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं, बल्कि एक डिफिनिट निश्चित संख्या में टर्म तक जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इस तरीके से। तो ये टाइप तो बहुत आसान है कि जिसमें आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी डिजिट हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो और टर्म इनफाइनाइट तक जाए, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जो है डिजिट ही होता है, यानी सीधे मेरा आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में सीधे ऐसे प्रश्नों का आंसर जो है उसका डिजिट ही होगा, यानी सीधे चाहे आप कोई भी डिजिट रहे जिसको फैक्टर में तोड़ने के बाद डिफरेंस एक आए या नहीं आए, आपका सीधे डिजिट ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आंसर 11 होगा और उसी प्रकार यहाँ पर मेरा आंसर 15 होगा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं टाइप 8 में, जो कि उस फॉर्मूला को हम लोग अभी जस्ट लिख लेते हैं। आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लें, जैसे इसको नोट डाउन करेंगे तो हम उसका फॉर्मूला आपको बता देंगे। ओके, तो टाइप 8 जिसमें आप देखिएगा कि रूट के अंतर्गत जो डिजिट होगा वो एक निश्चित टर्म तक जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग एक ट्रिक को फॉलो करते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि बेस कुछ भी हो, यहाँ बेस कितना है 6 है, यहाँ बेस कितना है 7 है, यहाँ बेस कितना है 2 है, तो बेस के पावर में पावर जो होगा वो आपका ध्यान रखना है कि पावर जो है फ्रैक्शन में होगा, भिन्न के रूप में होगा। तो ऊपर अंश में होगा 2 दी पावर n, n क्या, तो n बराबर नंबर ऑफ टर्म। जहां ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बेस क्या है, जहां हम लिख सकते हैं कि जहां बेस मेरा क्या है तो डिजिट है ना, जैसे कि 6, और यहाँ n बराबर कितना टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 है ना, इसमें भी 1 2 3 4, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेस 6 था और नंबर ऑफ टर्म कितना था 4 था। अब इसको हम लोग सिंपली हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हल करते, तो बेस मेरा कितना था 6 था, और 6 के पावर में यहाँ पे जो भी पावर होगा, ठीक है, 2 दी पावर n, 2 दी पावर n कितनी बार 4 बार, तो 2 दी पावर 4 माइनस 1 बटे 2 दी पावर 4, ये बेस पर जाएगा, यानी 6 के पावर में अब इसको हल कीजिए, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 16 में एक जाएगा कितना 15 बटे 16, ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो यहां भी क्वेश्चन होगा 7 दी पावर कितना, 7 दी पावर 15/16, क्योंकि यहां भी देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है 4 बार। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बेस तो मेरा अभी 2 है और पावर भी 2 दी पावर समथिंग होता है, 2 दी पावर समथिंग, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 माइनस 1 बटे 2 दी पावर 5, यानी जैसे ही इसको हल करेंगे तो बेस तो 2 था, 2 के पावर में 5 जानते हैं 32 होता है, 32 में 1 चला जाएगा, यानी 31 बटे 32। और ये टाइप परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछता है। पहले तो हमेशा रेलवे वगैरह में पूछता था क्वेश्चन, फिर या फिर फोर्स में भी पूछता था क्वेश्चन, तो अभी भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आप और आसान भी। आपको बस याद रखना है कि बेस के पावर में ऊपर में ऑलवेज कम होगा, 1 कम होगा, नीचे में 1 ज्यादा होगा, क्योंकि n ही रह जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला है, आप यहाँ पर इसी फॉर्मूला को लेके चल सकते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 9। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक बता रहे थे कि टोटल टर्म में पॉजिटिव चिन्ह आ रहा था या टोटल टर्म में निगेटिव चिन्ह आ रहा था, लेकिन अगर कुछ इस तरह से प्रश्नों कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव तो कैसे करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होता है, यहाँ पर 16 है। इस तरह से प्रश्नों को हल करने के लिए कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे निगेटिव पॉजिटिव सब है ना। तो इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए बस ध्यान रखना है कि ऑलवेज आपके प्रश्न में यहाँ ऑलवेज रूट के अंतर्गत रूट होगा किसी खास टर्म तक, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार रूट रहेगा, 4 बार रूट रहेगा, इसी टर्म में रहेगा। तो आपको सबसे लास्ट सबसे अंदर वाले से शुरू करना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 16 का अगर हम रूट 16 के बारे में लिखे तो पता है रूट 16 का वैल्यू आपको सबको पता है +4, जनरली +4 ही लिखेंगे, है ना। ऐसे तो प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन +4 यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे तो फिर वहां कितना आ जाएगा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन डिटेल में बता देते हैं, फिर हम शॉर्ट में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इतना +21, और इसको जब तोड़ेंगे तो प्लस कितना 4 आ जाएगा। अब इसको हल करना है हमको, तो फिर कितना हो जाएगा 11, और यहाँ 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 से मेरा क्या बाहर निकलेगा 5,
यानी अब मेरा √16 यानी कितना, फिर 4 आंसर आएगा। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर कुछ ऐसा मान भी तो हो सकता है ना कि रूट से निकले ही नहीं बाहर, तो बिल्कुल हो सकता है। तो वैसे प्रश्न हम आपको नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। नेक्स्ट टाइप जो है आने वाला 1-2 टाइप के बाद हम आपको वर्गमूल का वर्गमूल, मतलब कि 2-2 बार रूट में कोई वैल्यू रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्गमूल का वर्गमूल। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ही वो सीख जाएंगे तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को भी हल कर लीजिएगा जो ना टूटे, तो उसको बाहर हम कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा यहाँ पे, सपोज कीजिए कुछ किसी तरह का प्रश्न हो सकता है, दिया हुआ रह सकता है 7 - 4√3, इसको हल करना रहेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको चूंकि ये टाइप हम नहीं बताए हैं कि कैसे हल करेंगे, ये नेक्स्ट टाइप आपका लास्ट टाइप जो 11 है उसमें हम आपको बताएंगे। तो फिर आप उसको जैसे ही सीख लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। लेकिन परीक्षा में एकदम बेसिक सा इजी सा प्रश्न पूछता है, खास करके फोर्स वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में, ठीक है। आपका पूछेगा, एसएससी में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जनरली आपका एसएससी जीडी में पूछ सकता है, आपका ग्रुप डी में पूछ सकता है, मल्टीटास्किंग में पूछ सकता है, वो सब में काफी पूछता है। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ कितना निकलेगा बाहर, यहाँ निकलेगा 7, तो 7 इसमें जुटेगा, है ना। तो 7 जैसे ही इसमें जुटेगा तो जोड़िए, 57 + 7 कितना हो गया, तो 64, तो 64 से कितना आएगा 8, तो सीधे हम लोग डायरेक्ट हल कर लेंगे, 136 + 8 यानी 144, यानी मेरा आंसर 12 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। यहाँ से 3 बार निकलेगा तो यहाँ बचेगा 36, 36 से 6 बार निकलेगा तो 19 से 25, 25 से यहाँ कितना निकलेगा, 5 बार निकलेगा, तो यहाँ 54 में हम घटा लेंगे, 54 में 5 घटा लेंगे तो मेरा 49 हो जाएगा, और 49 से मेरा आंसर 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए।